चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं फिर से बता दूं, बाकी दो वीडियो में आपको बता दिया गया था। अगर मैंने बता रहा हूं पार्टनरशिप अकाउंट, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, किसमें, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में 30 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 30 मार्क्स। इसमें से 15 मार्क्स का जो चैप्टर होता है इसका नाम है डिसोल्यूशन। इसके साथ कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, जो मैंने लास्ट के 2 वीडियोस करा के आप लोग को कंप्लीट कर दिया। सबसे सिंपल चैप्टर मेरे को अकाउंट्स का यही लगता है। इधर का पैसा इधर, इधर का इधर, खाली 4 7 यहाँ ट्रीटमेंट है। मैंने जितने 4 सम बनाए हैं उस वीडियोस के अंदर, 2 पहले पार्ट में 2 सेकंड पार्ट में, वो सारे के सारे चीजों को कवर कर लिया है। कुछ बचा उसमें कोई भी आइटम नहीं है। यहाँ आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। और सेकंड 15 मार्क्स का जो चैप्टर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है। पहला बोला जाएगा या तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन, ये सिंपल पीएल अप्रो नहीं देगा बेटा। इस बार पीएल अप्रो के साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तब जाके 10 मार्क्स देगा आपको। या तो 7 8 ऐसे तोड़ गए वो, और संग में एंड, इसके साथ और नहीं, एंड नहीं है, एंड गुडविल जो आज चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये वाला 15 मार्क्स का आपको देगा। या तो इधर में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ देगा। मेरे को नहीं लगता कि ये वाला चीज में जितना ही माथा फोड़िएगा, बहुत कुछ है इसके अंदर। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एडजस्टमेंट भी ज्यादा है। एक एडजस्टमेंट भी अगर घुमा दिया तो एग्जामिनर सीयू है, वो ऐसे काटने में समय नहीं लगेगा, वो 0 फाड़ देगा। अगर 2 ठो अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ पीएल अप्रो भी मैच कर जाए ना आपका, हाँ, तो भी आपको 3 4 500 पड़ जाएगा वो। तो इससे हम चाहते हैं कि ये तो सिंपल सब्जेक्ट ट्राई कीजिएगा। हम ये बताएंगे तीनों पार्ट आपको, लेकिन अगर पेपर में आसान एडमिशन दिखा जो आपको लगता है कि हाँ मेरा श्योरिटी बना लेंगे, तो अटेंड कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट क्लास 12 की तरह नहीं देगा, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा हायर लेवल का देगा, तो ज्यादा एडजस्टमेंट आपके होंगे, पूरे डीप में आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपके यहाँ पे लेके कमेंट करूंगा। ये हो गया। इसके साथ में मैंने आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ा चुका 10 मार्क्स के लिए, डिपार्टमेंट पढ़ा दिया 10 मार्क्स के लिए, मतलब 30 20 50 मार्क्स का नॉमिनल टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूं कि मेरा बाकी क्या क्या है, तो मैं बाकी में केवल एक चैप्टर है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक चैप्टर जिसका नाम है आपका कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। मतलब 20 मार्क्स का चैप्टर बाकी है। बाकी मेरा पूरा का पूरा अकाउंट्स खत्म है। ठीक है, आज चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये क्या है बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पहला क्वेश्चन मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको अगर इंट्रो दे दूं और कुछ पार्ट फॉर्मूला क्लास 12 के बारे में कुछ याद करा दूं, तो फिर आगे कराने में मजा आएगा। सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि सबसे पहली बात है, गुडविल क्या है? गुडविल एक तरीके का इंटेंजिबल, क्या, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। सर, इंटेंजिबल फिक्स एसेट उस एसेट्स को बोलते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, बस जो मेरे कंपनी का वैल्यूएशन को बढ़ाता है। सिंपल से क्वेश्चन मैं बात करूंगा, सर गुडविल एक तरीके से इंटेंजिबल है, ना मैं देख सकता हूं, ना मैं छू सकता हूं, ना मेरे कंपनी में कुछ है वो एसेट बोलकर, फिर भी इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालने का सबसे पहले याद रखना बेटा, क्या कितना मेथड होता है? एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर एक पार्ट होता है आपका बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब सिंपल सा होता है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट से जितना ज्यादा मैक्सिमम क्या यूज होता है सर एग्जाम में, और क्या प्रैक्टिकली सही है सर? सुपर प्रॉफिट मेथड इज बेटर देन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कंपनी मैक्सिमम केस में सुपर प्रॉफिट के हिसाब से ही गुडविल किसी कंपनी को देती है और उसका वैल्यूएशन या ट्रीटमेंट करती है। और तीसरा मेथड होता है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड है गुडविल को क्या करने का, वैल्यू करने का, गुडविल का पैसा निकालने का। हम लोग गुडविल का पैसा निकालने के एग्जाम में क्वेश्चन को देगा, क्योंकि ये 7 का 8 का या 5 का कहीं भी आ सकता है। क्योंकि पीएल अप्रो अगर 8 का दिया तो ये 7, अगर वो 7 का दिया तो ये वो 7 8 का दिया तो ये 7, वो अगर 5 का दिया तो ये 10, ऐसे तोड़ के हर बार तोड़ के दिया हुआ है। कैसे देगा कोई मैप नहीं है। अगर ये 5 का दिया तो बहुत सिंपल देगा, एक झटका में आपका निकल जाएगा। अगर ये 7 का दिया तो मतलब कुछ एडजस्टमेंट आपको देगा। अगर ये 8 का दिया मतलब थोड़ा अच्छा खासा एडजस्टमेंट देगा।
इसमें एडजस्टमेंट बताने के लिए मेरे को सबसे सिंपल मजा आएगा बताने में। आप पहले इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले समझिएगा मैम कि कौन सा मेथड आपको लगाने का। एग्जाम में कभी नहीं लिख के देगा कि वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो या सुपर से या कैपिटलाइजेशन से। कौन सा मेथड कब लगता है पहले इसको पूरा क्लियर करता हूं मैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है कि जब किसी सम में आपको कैपिटल इंप्लॉयड, कौन सा वर्ड है बेटा, एक वर्ड है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। सर हमको कोई वर्ड का मतलब बता दे, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कि मालिक बिजनेस में कितना रुपया लगाया है, मतलब कंपनी का टोटल। ये इस कैपिटल इंप्लॉयड को हम बोलते हैं सर इक्विटी प्लस डेब्ट। क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस चैप्टर बोलकर, तो वहां आपने पढ़ा होगा सर इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा, ओन फंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ओन्ड फंड, प्लस डेब्ट को हम बोलते हैं बोरोड फंड। अगर मैं ओन्ड फंड खुद का पैसा और बोरोड फंड मतलब बाहर से उधार लिया पैसा, इन सबको जोड़ दूंगा तो बोलूंगा कि मेरे कंपनी में इतने रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पूंजी लगा है कंपनी में। सर ओन्ड फंड में क्या क्या आता है सर, ओन्ड फंड में आता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और थर्ड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। सर इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब कि वो मतलब क्योंकि मेरे कंपनी में पैसा रेस करने का 3 सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट। बोरोड फंड मतलब डेब्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब मैंने क्या किया, किसी दूसरे को मैंने शेयर इश्यू किया, उसको अपना मालिक बना लिया। अगर मैं इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं इसका मतलब मैं इस कंपनी को परमानेंट मालिक बनाया। जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी डिसॉल्व होगा, तब जाकर वो अपना हिस्से का पैसा मांगेगी, अदरवाइज वो अपनी कंपनी में हमेशा प्रॉफिट के लिए खड़ी होगी, पैसा नहीं मांगेगी, अपना पूंजी वापस नहीं मांगेगी। क्योंकि इस कंपनी में सुख हो चाहे कंपनी का दुख हो, कंपनी का लॉस हुआ तो वो लॉस बियर करेगी, कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे। जितना पैसा बच जाएगा वो हम लोग अपने ईपीएस में, किसमें, ईपीएस, ईपीएस का फॉर्म क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस के अनुसार बांट लेंगे। अब पैसा आने के बाद हम दो तरीका करते हैं, एक होता है एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मैं दो काम करता हूं, पैसे को बांट भी सकता हूं और पैसे को कंपनी के इंप्रूवमेंट के लिए भी स्टोर कर सकता हूं। तो इसके लिए हम लोग एमपीएस यूज करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, कंपनी को ग्रोथ करते हैं, कंपनी का हिसाब करते हैं। मेरे को यहां आते हैं सब, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैंने सामने वाले से बोला कि भैया आप मेरे कंपनी के मालिक बन जाइए, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मालिक की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। सामने वाले से मैंने लोन मांगा, वो बोलता है कि मैं लोन नहीं दूंगा, मुझे अपना कंपनी में पार्टनर रखो। मैं बोला देख भैया हम इक्विटी शेयर तुमको नहीं रखने वाला, परमानेंट जिंदगी भर का बोझ नहीं रखना हमको, हमको तुमसे अब 10 लाख चाहिए, तू 10 लाख दे। जब तक तुम्हारा 10 लाख हम नहीं चुका देता तब तक तू कंपनी प्रॉफिट में हिस्सा पाएगा। और कौन क्या पूरा प्रॉफिट हिस्सा नहीं पाएगा, एक डिविडेंड का रेट तय कर लेता है। हम बोलते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का हमेशा नाम रहता है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर। जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा, हाँ उस प्रॉफिट में से 12% हिस्सा इसको भेज दिया जाएगा, बाकी पैसा इक्विटी लो बांट लेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक तरह से टेम्परेरी ओनर होता है। क्या होता है, टेम्परेरी ओनर। दे आर नॉट अ परमानेंट ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर टेम्परेरी ओनर फॉर नॉट पेमेंट ऑफ द अमाउंट एट द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जब तक मैं उसका पैसा नहीं चुका देता तब तक वो कंपनी का मालिक है, हाँ, लेकिन वो परमानेंट मालिक नहीं है। इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, इक्विटी परमानेंट मालिक होता है, प्रेफरेंस इसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 20 साल। 20 साल के अंदर अंदर हमको उसका पैसा को रिडीम मतलब चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इक्विटी को जरूरत नहीं है चुकाने का, जब कंपनी बंद होगी तभी उसको चुकाएगा, अदरवाइज नहीं चुकाएगा। क्लियर है। इसका डिविडेंड का रेट फिक्स है, इक्विटी का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं सर, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है, रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व, कोई भी रिजर्व जो है, जो पैसा आपने बचाया है बुरे वक्त में आने के लिए। तो मालिक या कंपनी के ओनर्स जो जितने लोग इक्विटी शेयर होल्डर थे, उन लोगों ने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को साइड किया था कि बुरे वक्त में वो पैसा काम आएगा, वो रिजर्व। सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को हम सरप्लस बोलते हैं। देखो पहले कंपनी के टर्म और तुम्हारे क्या नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप के टर्म में अंतर है। अगर मैं कंपनी का बात करने जाऊं तो कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड आता है, ठीक है। तो रिजर्व किया पैसा, सरप्लस के पैसा को बोलते हैं ओन फंड। क्या बोलते हैं तीनों को। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज ओन फंड, बोला इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व, सरप्लस है ओन फंड। सब बोरो फंड दो होता है, एक होता है डिवेंचर और एक होता है बैंक लोन।
ये दो कौन है बेटा, बोरोड फंड है। एग्जाम में कभी तुमसे पूछेगा ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा दिक्कत क्या होता है निकालने में, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि अब तो उम्मीद मत रखिएगा कि बीकॉम फिर थर्ड सेमेस्टर में आकर वो तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के और दे देगा, बेटा नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड है, सब सॉल्व कर ले, इतना सिंपल वो नहीं देगा। हर एक आइटम को आपको निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही एक बड़ा खतरनाक आइटम है जिसको निकालने में तकलीफ होता है। मैं 3 फॉर्मूला देता हूँ, 3 में से कोई एक तो पक्का ही भिड़ेगा। अब डेटा क्या है उसके हिसाब से चलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के से पहले मैंने बता, इसको डाल दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड करने से पहले एक छोटा सा आप बैलेंस शीट को याद रखिएगा। बैलेंस शीट में 2 टाइप होता है, एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है तुम्हारा एसेट्स। एसेट 2 टाइप का होता है, एक होता है सर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नया टर्म आया सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते थे पहले जमाने में, फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट। इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। ये 3 टर्म यूज होता है किसके लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। एक होता है सर करंट एसेट, मतलब एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स मतलब तुम्हारे एसेट साइड में केवल 2 आइटम है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। और ये जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मैं जो लिख रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट है इसको उतारते रहिए कि अभी जब सम बनाऊंगा ना तो वहां डेटे में आपको एक ऐसे से टर्म मैं यूज करूंगा ना जो आप फंस जाएंगे, इसलिए टर्म बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोटल एसेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। कोई दिक्कत है, क्लियर है। अच्छा, इधर में आता है जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। और एक और इधर में एक और आता है, इसका नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें एक और आइटम आता है, इसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर कौन कौन आता है बेटा, इसके अंदर आता है तो नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर आ गया, इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी में, लायबिलिटी मुझे लिख चुका है, खाली इक्विटी बोल दो। इसके अंदर आता है तुम्हारा इक्विटी, अभी हम लिखा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का और रिजर्व सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ गया सर, डेब्ट आ गया, बैंक लोन आ गया, डिबेंचर आ गया। और करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर आपको छुपाना है, मतलब लायबिलिटी 3 तरह का हो गया। और इसको जोड़ के जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी निकालने का 2 फॉर्म है सर। या तो पहले आपको एग्जाम में कैसे डेटा दिया, सबसे पहले हम करते हैं डेटा क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नेट टोटल एसेट्स। इसके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और वर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट टोटल एसेट। जब एग्जाम के किताब पेपर में आपको नेट टोटल एसेट्स मिल जाए, समझना वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट टोटल एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं बेटा, नेट का मतलब होता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से आपने किसको लेस कर दिया, करंट लायबिलिटी। किसको, करंट लायबिलिटी को अगर लेस कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट टोटल एसेट्स। सर इसको टोटल एसेट्स को हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल एसेट्स। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल एसेट्स में क्या आता है सर, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स। अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स और इसको जोड़ दिया, इसको हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, टोटल एसेट्स को, टोटल एसेट्स को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल एसेट्स। अगर वही ग्रॉस टोटल एसेट्स में से केवल करंट लायबिलिटी किसको माइनस कर दिया, करंट लायबिलिटी, तो क्या आ गया, नेट टोटल एसेट्स। नेट टोटल एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा कंफ्यूजिंग है, सीधा बात है, लेकिन टर्म्स जरूरी है। एग्जाम में बहुत खेलता है टर्म के साथ, आपको सारा सॉल्यूशन आ जाता है, पूरे फॉर्मूला पता है, वो जो टर्म यूज कर दिया फंस गए तो पूरा कहानी खत्म, 10 मार्क्स आते लेने। तो ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम क्या है बेटा, नेट टोटल एसेट्स। नेट टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, कुछ नहीं, टोटल एसेट्स को जोड़ लीजिए, उसमें से केवल करंट लायबिलिटी को हटा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, नेट टोटल एसेट्स। इसका सर एक और पार्ट है बेटा, इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। यहां तक क्लियर है, इसको कॉपी कर ले पड़ेगा।